अब आप लाइव पे हैं। फोटो आ गया, फोटो तो आ गई भाई, फिर बस अब बोलना शुरू कर दीजिए, आप लाइव हो चुकी हैं। इसको आप यहाँ रख दीजिए। हाँ नहीं, मैं इसमें उसको नहीं रह- आएगा कि इसमें बंद ही करूँ तो हाँ, इसको। एक जगह पे रख कर आईपैड आप रहने दीजिए, वो आप इसी रहने के ऊपर दो। आप लाइव कीजिए ओ बस। बाबा, दुखी करके रख दिया। कोई अब नहीं क्या, है। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स बी द फर्स्ट शेयर, क्या करना है इसको? वो आप रहने दीजिए, अब ये रहने आप दूं? लाइव हैं। इनको कहिए कि थोड़ा सा बातचीत शुरू कर दें। बातचीत शुरू करूँ मैं? नमस्कार हाँ, जी, शुरू कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट। शुभकामनाएं आपको, अपने बारे में बताइए, कबीर के बारे में बताइए। ठीक है, ठीक है, सतगुरु के बारे शुरू में बताइए। करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ, ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू। शुरू करूँ मैं? जी जी, शुरू कीजिए। ओके जी, ओके ओके। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? अच्छा, मैं शुरू करूं? नमस्कार सभी मित्रों को, मेरा नमस्कार। मैं चंद्रकांता बात कर रही हूं। अगर मेरी आवाज़ सुनने में दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा। सबसे पहले मैं सुलभ का पुस्तकालय का बहुत बहुत आभार मानती हूं, और अर्पण कुमार का भी। थोड़ी दिक्कत आ रही थी हमारे, तो शायद एक आध मिनट इधर उधर आपको देर हो गई, तो आपका आभार। अब समस्या सुलझ गई, मुझे लगता है आप मुझे देख रहे हैं। तो मुझे आज आदेश मिला है कि मैं, मेरी एक पुस्तक है हाशिए की इबारतें, आपको दिखा रही हूँ। तो इसी पर मुझे आदेश मिला कि इस पर बात करना, इस पर कुछ अंश पढ़ना है मुझे, और अगर समय मिला तो कुछ कविताएं भी आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये कुछ अंश इस पर ज़रूर पढ़ूँगी। ज़रा काम करिए लाइव सर, एक मिनट तो मैं करूँ कि तो मैं सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ आखिर मैंने ये क्यों लिखा। हाशिए की इबारतें में क्या है, संक्षेप में एक दो बातें बताऊँगी पहले आपको। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये हाशिए की इबारतें कौन हैं। इसमें 3 महिलाएं हैं जो मेरी बहुत करीबी हैं, बहुत नज़दीकी। एक मेरी माँ है, एक मेरी बहन, और एक मेरी सास जी है। मैंने क्यों लिखा है इनके बारे में, ये देखिए आपको बता दूं कि मैंने इन संस्मरणों में स्त्री समीक्षा नहीं की है। स्त्री जीवन की भौतिकी, भीतरी केमिस्ट्री की दखल अंदाजी से बने गुठिल व्यक्तित्व की कुछ गुत्थियों को खोलने की चेष्टा की है। बेटी, माँ, बहन, पत्नी, दादी, नानी के रोल निभाती स्त्री की सोच, आकांक्षाओं और सपनों में सेंध लगाकर जानना चाहा है कि कई दशकों को पीछे ठेलते प्रगति के तमाम सोपान पार करने के बाद स्त्री से जुड़ी परिवर्तनकारी रीति नीति और पुरुष वर्चस्व के अहम पूरित सोच में कितना कुछ साथ है। घर परिवार की पूरी स्त्री क्यों केंद्र में कदम जमाने से पहले ही बार बार हाशिए पर धकेल दी जाती है। भूमंडलीकरण के इस दौर में भी क्या स्त्री के लिए कसाई घर मौजूद नहीं, जहां खामोश, अपड और बोलने वाली तेज तरार दोनों मिजाज की स्त्रियां गाहे शहीद की जाती हैं। ये प्रश्न थे मेरे मन में, तो मुझे लगा ज़रा मैं देखूं आखिर स्त्री क्या है। क्या आप कहते हैं जी पुरानी स्त्रियां बहुत अजीब, वो सब सहती थीं, उनका कुछ जैसे कोई उनकी अस्मिता ही नहीं थी, सब मानती थी, चुप रहती थी, विरोध नहीं करती थी। मुझे लगा क्या सचमुच मिट्टी का लौंदा थी वो? क्या उन स्त्रियों के भीतर कुछ ऐसा कोई आत्म सम्मान या स्वाभिमान की बात नहीं होती थी? क्या वो खामोशी में सब खत्म हो जाती थी, किसी तरह रिएक्ट नहीं करती थी? तो ये बात मुझे कई चीज़ों का ध्यान आया था, तो मैंने सोचा इस पर मैं कुछ पढ़ूँ। तो सबसे पहले मेरी नज़र मेरी माँ पर गई। जाहिर है बहुत पुराना, मैं ही बड़ी हो गई तो मेरी माँ तो और भी पुरानी थी। माँ के बारे में पहला परिचय है इसमें। माँ मेरी गांव से थी
बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पढ़ी लिखी न होने के बाद भी संस्कारवान होते हैं कुछ व्यक्ति, संस्कार थे उनमें। उस ज़माने में, बहुत पहले की बात है, उस ज़माने में मेरे पिताजी वैसे तो प्रोफेसर थे, अंग्रेज़ी और मैथ्स के प्रोफेसर, पर कुछ ज़मीन जायदाद भी थी उनके पास, तो गांव जाते थे वो कभी कभी उसका निरीक्षण करने के लिए। वहाँ उन्हें एक लड़की मिली वो अरे हमारे बड़े मामा जी थे, उनकी बेटी। तो पता नहीं, ऐसे देखने देखते मैं ऐसे जैसे चाय लाते हैं सामने या कुछ ऐसे करते हैं, तो उन्होंने उनको देखा और पसंद किया कहूँगी। अब प्यार व्यार तो मैं नहीं जानती, वो तो वो जानते होंगे। तो उन्होंने अपने उनके पिता से कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। लड़की ने भी कैसे छुपे छुपाए उसको देखा था, और उनके मन में भी एक कोमल भाव पैदा हुआ था। आप प्यार कहेंगे उसको तो अभी तो कह नहीं सकती मैं। तो बाद में ऐसा हुआ कि पिताजी फिर घर आए, मतलब मेरे पिताजी, तो वो घर आ गए और उधर उनको बोल कर दिया था, तो जवाब का इंतज़ार करते थे। हमारे जो बड़े मामा जी थे उनको लगा कि ये हमारी जो बेटी थी, वहाँ गुन्नी नाम था उनका, वो तो काफ़ी यंग है, 16 साल की लड़की है, और ये तो कम से कम 10-12 सालों से बड़े हैं। पिताजी की असल में पहली पत्नी गुजर गई थी, समझे, ये दूसरी शादी थी। तो पर ऐसा लगता था मेरे माँ के मन में भी कुछ था, वो भी शायद उनको पसंद करने लगी थी, पर बोल नहीं पाते थे उन दिनों खुलकर। पर मुझे आश्चर्य है, कभी हमारी मासी थी, बड़ी थी उनसे, वो बताती थी। मैं तो क्या जानती थी, माँ बेचारी 30 साल की उम्र में तो गुजर गई। उस वक्त मैं मुश्किल से 7 या 8 साल की थी जब वो गुजर गई, तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में मैं नहीं जानती थी। पर मैं जानती थी उन्हें, उनकी छोटी मोटी जो बातचीत होती है, कभी कुछ एक्शंस होती हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, कुछ बातें होती हैं, तो उनसे मैंने उनको पकड़ा है उनका मन क्या था। तो खैर अभी ये कह रही हूँ कि फिर शादी वादी तो हो गई, उनकी शादी हो गई। तो कैसे हुई वो लंबा किस्सा है, वो अभी छोड़ दें क्योंकि बातें हमें काफ़ी करनी है। शादी हो गई तो वो घर आ गई गांव की लड़की। शहर में आबिजाती में पिताजी का आबिजाती तो था, रिनाउंड प्रोफेसर थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी पढ़ाया, सादिक साहब, शेख साहब से लेकर करण सिंह तक उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो एक था, तो गांव की लड़की जब आई, थोड़ा सा मिसफिट तो पहले कर रही होगी वो, जाहिर है, पर बाद में उसने एडजस्ट करना सीखा। खैर संसार चल रहा है, वो भी चली। ऐसा लगा सबने कहा अरे बड़े राजपाट मिला है उसको, वो है ये है। पर यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, शादी तो हो गई, पत्नी आ गई घर में। जब पत्नी आती है घर में, फिर वो प्रेमिका ज़्यादा देर नहीं रहती, ये हम सब जानते हैं। वही पत्नी के कुछ काम होते हैं, आप उनको कुछ सुविधाएं देते हैं, कुछ आप ऐश्वर्य कहिए, गहने देते हैं, कपड़े देते हैं, घर का राजपाट देते हैं, भाई लो अब ये तुम्हारा घर है, अब तुम बैठो करो क्या करना है। तो यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात है, मुझे लग रहा है मेरी माँ बहुत सेंसिटिव थी। हो सकता कोई दूसरी औरत हो तो वो खुश रहती, गहने बनवाती, तुड़वाती, चलो ठीक है, गांव में जो न देखा वो शहर में देखती, पर वो कभी खुश नहीं रही। जैसे और लोग भी बताते हैं, क्या था उनके अजीब सा उदास भाव था उनके मन में। मैंने जितना देखा है उन्हें, मैंने तब उन्हें देखा है जब वो बीमार थी, कह सकते हैं, क्योंकि 7-8 साल की थी मैं जब वो गुजर गई। तो वहाँ पर मैं देख रही थी वो, उनको क्षय रोग था। अब उन दिनों क्षय रोग का कोई इलाज नहीं था। देखती हूँ सुधा वगैरह सभी आए हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं बीच में अगर बाद में आप सबकी बातों का जवाब दूंगी और आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तो बाद में माँ काफ़ी देर वो ठीक ठाक जो भी था जैसा रहा गृह चला, वो बीमार हो गई। बाद में बच्चे हुए उनके 3-4 बच्चे हुए, कुछ बेचारे गुजर भी गए आधे अधूरी। पर हम 3 बेटियाँ और 2 बेटे थे, एक बेटा गुजर गया बाद में, तो हम 3-4 बच्चे तो थे उनके। समझ में नहीं आया माँ को क्या था। सभी कहते थे अरे भाग्यशाली है माँ, गांव की लड़की, क्या राजपाट है, वो है, ये है, सब कुछ है। तो क्षय रोग क्यों हुआ उन्हें, ये भी हम नहीं जानते। शहर स्वस्थ थी, अच्छी थी, गांव की लड़की वैसे भी बड़ी स्वस्थ हुआ करती थी। उनको मतलब ये सब बंधन नहीं होते जो शहरों में होते हैं, यहाँ मत देखो वहाँ मत देखो, खुलकर घूमने वाली फिरने वाली महिलाएं। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, माँ जब बीमार हो गई, क्षय रोग था, तो सभी ने कहा कि इनको किसी, उन दिनों इलाज तो नहीं था,
तो इनको किसी ऐसी जगह स्वच्छ हवा, स्वस्थ रहे, वो चीड़ों की हवा कहते हैं बड़ी प्राणदायिनी होती है। तो उन्हें ले गए थे, पहले मुजफ्फराबाद गए थे, वहाँ पर कहते थे पानी बहुत अच्छा होता था, पर उनको वो पानी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उनका मन ही नहीं लगा वहाँ। फिर वापस आ गए तो हम पिताजी ने कहा इनको झीलों में ले जाएं, झीलों की सैर कराएं। तो हमने एक बोट ले लिया, जो छोटा हाउस बोट जैसा समझ लीजिए, उसको ढोंगा बोलते हैं, उसमें ले गए उनको। कभी निशात में 2-4 दिन, कभी शालीमार में, हालांकि वहाँ इजाज़त नहीं थी रखने की बीमारों को खासकर, पर पिताजी का रुतबा था, स्टेट में जाने जाते थे तो उनको परमिशन मिल जाता था। तो इस तरह वो रही, कभी एक जगह, कभी शालीमार, कभी निशात, कभी हारवन, तो रही। पर तब भी उनका मन डामाडोल रहा और उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। पिताजी फिर उन्हें गांदरबल, एक बड़ी सुंदर सी जगह है कश्मीर में, वहाँ की आबहवा अच्छी मानी जाती है, वहाँ भी वो ज़्यादा नहीं टिकी। नहीं, मेरा मन नहीं लगता। उनको समस्या ये थी कि भूख मर गई थी उनकी, खाना नहीं खाती थी, तो ज़ाहिर है सेहत कैसे बनती उनकी। बहरहाल तो बाद में उनको ले गए थे हम, वहाँ ऊपर है एक नुनर गांव, उसके ऊपर पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव है, बहुत ऊपर, उसका नाम है, उसको देसी भाषा में भूरपक्ष बोलते हैं, पर उसको बूर्ज पक्ष ऐसा लगता है, शायद बूर्ज पक्ष के पत्ते वहाँ हो या कुछ हो, जंगल हो, कभी रहा हो, उस पर नाम था उनका। बहुत बड़ा, बहुत ऊपर एक छोटा सा बंगला था और आसपास बिल्कुल चीड़ों के साए दामन में, पहाड़ों के दामन में। ऐसा सब बोलते थे, अब देखो चीड़ों की हवा बड़ी संजीवनी होती है, माँ यहाँ ठीक हो जाएंगी। पर माँ वहाँ भी ठीक नहीं हुई। मुझे याद है मैंने ये जो पुस्तक है हाशिए की इबारत में, इसका नाम मैंने लिखा है, इसके ऊपर फ्लैप पर मैंने लिखा है इसका आत्मकथात्मक संस्मरण। मुझे याद है डॉक्टर नामवर सिंह ने इस पर चर्चा की थी, उनको पसंद आई थी ये किताब। तो उन्होंने कहा था, चंद्रकांता तुमने आत्मकथात्मक संस्मरण क्यों लिखा? मुझे तो ये उपन्यास लगा, मुझे बहुत पसंद आया। तो मुझे ये लगा आत्मकथात्मक संस्मरण इसलिए क्योंकि इसमें मैं हूँ, अब माँ है, बहन है, सास है, मैं तो साथी लग जाऊँगी, कहानी तभी बनने की जब मैं हूँ। तो मुझे लगा ये काफ़ी कुछ मैं भी इसमें आई हूँ। यूँ तो कहानियों में, उपन्यासों में लेखक किसी न किसी रूप में प्रवेश कर जाता है, पर वो बड़ा ऐसे दबा छुपा होता है, पर यहाँ दबा छुपा नहीं, यहाँ मैं साक्षात वहाँ पर हूँ। तो खैर, तो ये कहना चाहती थी मैं, जब उनका ये अंतिम समय की बात कर रही हूँ उनकी, वो ठीक नहीं हुई, तो पिताजी ने हारवन अपने नाम सुना होगा, वो भी बड़ी सुंदर जगह का आबहवा की दृष्टि से मानी जाती है, वहाँ ले गए, सोचे शायद यहाँ मन बहल जाए। तो खैर उनको सुधरना तो था नहीं, वो बीमार तो वहाँ भी रही। पर मुझे यहाँ याद आता है, जब चीड़ों के जंगल के पास थी वो, तो बचपन देखिए, मैंने सुना था कि माँ, छोटी थी मैं और बहुत थोड़ी सी शैतान थी, पेड़ों पर चढ़ना, वो सब करना। तो माँ देखती थी, वो क्या कहती, बीमार थी, कुछ नहीं कहती थी, वो मुझे कलंदर बुलाती थी। बाकी लोग नाराज़ थे, मैं चीड़ों की टहनियाँ ले आती थी, बिखरे रहते हैं ज़मीन पर, और के सिरहाने रख देती थी। मुझे लगता था इससे तो माँ ज़रूर ठीक हो जाएंगी, सब ने कहा है ना ठीक हो जाएंगी। बुद्धि तो इतनी थी नहीं, भाव था। कभी उसकी भूख मर गई होती थी तो सब पिताजी कहाँ से कोई चीज़ लाते थे, कहते तुम बोलो क्या खाओगे, कहते थे मेरे मुंह में रेत भर गई, मेरा गले से उतरता नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बहरहाल मुझे ये भी मैंने सुना, देखिए मैं, बच्चे का मन भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, हम नहीं जानते, हम अरे क्या कूड़ा ला के राही, देखो क्या करा, सब गंदा कर दिया। मुझे याद है, मैंने कहा ना मुझे पेड़ों पर चढ़ने का बड़ा शौक़ था। वहाँ पर मुझे एक सहेली मिली, वो मुझसे उम्र में कम से कम 3 गुना तो बड़ी थी। तो वो ऐसे जाती थी घूमते वो, उसको भुट्टे तोड़ने का बड़ा शौक़ था और मुझे साथ ले जाए। वो सोचती शहर के लड़के इसको माफ़ करेंगे अगर कोई पकड़ेगा भी, माली वाली। बहरहाल तो वो भुट्टे पकड़ते, मैं चीड़ों की जो गिरे होते ना रास्ते पर, चीड़ों के पत्ते उठा के माँ के सिराने रखती थी। और ऐसे एक बार जब लगा माँ कुछ खाती नहीं, तो मैंने एक अखरोट तोड़ा, थोड़ा खाया तो बड़ा मीठा लगा। मैंने कहा अरे ये तो माँ ज़रूर इसकी भूख जागेगी, ये खाएगी अगर। तो आधा खाया मैंने, आधा खा के वो झूठा वो खा के मैंने फ्रॉक के घेरे में उसको बांध दिया और भागी गई माँ के पास। तो माँ को मैंने कहा मुँह खोलो, वो बेचारी दुखी थी, कमज़ोर भी थी काफ़ी, तो तंग मत करो। मैंने कहा नहीं, मुँह खोलो, जल्दी खोलो, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं। तो माँ ने मुँह खोला, मजबूर हो गई तो मानेगी नहीं, तो मैंने वो जो अध खाया अखरोट उसके मुँह में रख दिया।
आज मुझे भी याद आते, मैं भूल नहीं पाती वो भाव। उसने खाया, मुंह के अजीब सी मुस्कुराहट, फिर बोली, वो कलंदर बोलती थी, कलंदर कहाँ से लाई है, कहाँ से लाई, बड़े मीठे हैं। ये शब्द उसके मुंह से सुना, इतनी खुशी पूरे घर को हुई। अरे ये जो कुछ खाती नहीं है, इसको कोई चीज़ तो अच्छी लगी। तो फिर मैं ज़रा तन गई। हाँ, अब तुमने मुंह नहीं खोला था ना, अब लाओ, ऐसा अखरोट मिलने का नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। पिताजी ने कितनी कोशिशें की, दुनिया भर की चीज़ें मुहैया की, नहीं, वो बात नहीं है। क्या था, कोई लिंक तो था, कुछ तो होता है माँ बेटी के रिश्ते में। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, हम देखिए माएँ पुराने ज़माने की, अब हम भी पुराने ज़माने के हो गए, मगर हम मानते हैं अरे माएँ पुराने ज़माने क्या जानती हैं ये। पर जाने अनजाने हमारे बीच मुझे लगता है माँओं का बहुत कुछ आता है हमारे जीन्स में, जो हमारी चेतना में जम गया होता है, रम गया होता है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी है राका, वो भी कभी कभी कुछ नाक नक्श भी आते हैं हमारे, पर काफ़ी चीज़ें मैं देखी हूँ कि मैंने दी नहीं है उन्हें, पर आ गई हैं उनके व्यवहार में। तो शायद जीन्स की करामात कहिए, कुछ भी कहिए, कुछ होता है। आज जब मुझे माँ को जानने की ज़रूरत पड़ी है, तब 7-8 साल की लड़की कितना जानती थी। आज मुझे लगता है मुझे इस माँ को जानने की, इस औरत को जानने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। जब मैंने कहा, जब बहुत बीमार हुई तो पिताजी कहते कभी चलो, अब उनको कश्मीर में आपने सुना होगा खीर भवानी का मंदिर बहुत माना जाता है, तो चलो उनको माँ खीर भवानी के दर्शन कराएंगे। तो ऐसे बोट में ही चले गए हैं वहाँ सिंधु के किनारे पर। तो रास्ते में जहलम के थ्रू जाते थे। मैंने आपको शायद बता दिया, हमारे पिताजी का मकान बहुत बड़ा मकान था, 5 मंजिल का, जहलम के किनारे पर था। तो पिताजी ने क्या किया, जब बोट आया, वो डोंगा बोलते हैं उसको, डोंगे को रोका थोड़ा वहाँ पर तट पर, तो पर्दा हटाया और उसको कहा, देखो तुम्हारा घर है। ये पिताजी ने कहा माँ से, देखो तुम्हारा घर है। तो माँ ने, वो बड़ी अनमनस्क सी थी, तो उसने देखा ऊपर से नीचे। पिताजी ने कहा, देखा? उन्होंने हाँ देख लिया। तो उसने कहा, चलना चाहोगी, कुछ दिन रहना चाहोगी अपने घर? देखिए ये बात ध्यान देने की है। माँ ने कहा, नहीं। क्यों? मेरा घर तो मेरे साथ है, हम बच्चे थे, उनके साथ मेरे पति थे। ये शब्द आज तक मैं नहीं बोलती। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक बार जब घर होते हैं, 2 भाई होते हैं, तो बंटवारा होता है, घर का बंटवारा हुआ। तो वहाँ पर 5 मंजिल थे, तो ज़ाहिर है 2 भाइयों में बढ़ गया। पिताजी बड़े थे, घर उन्होंने ही बनाया था, तो वो मानते थे कि 2 भाई हैं, बंटना चाहिए बराबर। एक कमरा उसमें था, एक कमरा जिसमें बच्चे, सभी बच्चे, चाचा जी के बच्चे भी हमसे भी पढ़ते थे, मास्टर जी आया करते थे। तो एक बहुत एक समभाव था, ये नहीं लगता था वो अलग है, चाचा है, ताया है, वो सब नहीं था। तो माँ ने एक बात कही, देखिए अनपढ़ थी माँ, अनपढ़ तो मतलब साक्षर नहीं थी। उन्होंने पिताजी से एक बात कही, उन्होंने कहा, देखिए आप घर बंटवारा करते थे, कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, पर आप इस कमरे को का बंटवारा मत कीजिए, इसको बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, सभी बच्चे पढ़ेंगे, मिलकर रहेंगे वहाँ पर। तो उनका मकसद क्या था? यही था कि चलो ये बंटवारे के बाद शायद वो दीवारें आ जाती हैं बीच में, अलग थलग हो जाते हैं भाई भाई भी। उनको लगा कि इस तरह स्वभाव सा रहेगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके प्यार में, यही होगा, और क्या मकसद होगा। और घर तो बहुत बड़े थे, काफ़ी 2 मंजिलें उनकी, 2 मंजिलें इनकी, ऐसा कुछ नहीं था भाव। पिताजी ने कोशिश तो की, पर होता है वो भाई माने नहीं। उन्हें कहा नहीं, इसका कुछ मकसद और है, शायद ये मतलब वो कहते हैं ना ऊँट की तरह ज़रा गर्दन घुसाते हैं अंदर, शायद वो कब्ज़ा करना चाहती थी। मेरी माँ को बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। वो कुछ नहीं कहा, उसने चुप सफ़ेद मुँह हो गया। पर ये बात उसे याद रही। और फिर पिताजी ने कहा, छोड़ो, क्या होता है, इतने कमरे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगा जब माँ ने जब कहा कि नहीं, मेरा घर तो मेरे साथ है, उस वक्त उन्हें ज़रूर वो बात याद आई होगी। उन्होंने सोचा होगा, मैं कैसी राजरानी, मैं कौन सा राजपाट, जब मेरा पति मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकता, मेरा मान नहीं रख सका, तो मैं कौन सी राजरानी हूँ, मेरा कौन सा घर। आज भी ये सोचने की बात है कि लड़की का घर कौन होता है, अपना घर, पति का घर, कौन सा घर। माँ को पता चला ये मेरा घर नहीं है।
और ये बात अंत तक वो भूली नहीं। कहा नहीं ज़्यादा, बोला नहीं मेरा घर तो मेरे साथ है। फिर खैर लंबी चौड़ी इसको संक्षिप्त करती हूँ। फिर हम वापस आ गए तो हार्बन में अंत में उनका देहांत हो गया, गुजर गई वो भी बड़े किस्से हैं तो फिर कभी, वो लंबा चौड़ा है और उदास करने वाला है। मैं नहीं चाहती अब अभी से उदास हो जाए। खैर वो गुजर गई तो सब लोग बड़े बुजुर्ग बोले इनको घर ले जाइए, अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर मेरे पिता को याद था, उन्होंने बात, उनको याद था कि उनको घर का मोह तो था नहीं अब, तो बोले नहीं यही करो। उनका अंतिम संस्कार फिर वहीं किया था। मैं एक बात यहाँ ज़रूर बताना चाहती हूँ, पिताजी को शायद उस वक्त पता चला होगा कि एक औरत जो साक्षर नहीं है, जो मुझ जैसे बड़े विद्वान थे, अंग्रेज़ी के तो थे ही थे, फारसी संस्कृत भी जानते थे, कैसे उनको एक बौना बना दिया उन्हें। अंत में नहीं, मेरा परिवार, मेरा घर मेरे साथ है। तो प्यार भी किया होगा उन्होंने, ज़ाहिर है प्रेम की शादी उस ज़माने में प्यार व्यार पता नहीं करते थे, लव मैरिजेस होती थी, पर वो हुई थी प्यार की शादी। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ संबंधों के बारे में। इसमें बहुत सी घटनाएं हैं, क्यों उदास करने वाली, क्यों माँ उदास रहती थी, काफ़ी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, राजकमल के पास से हाशिए की इबारत है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पुरुष समझता है मगर तब तक नहीं समझता जब तक उसे समझना चाहिए। समझा, मैंने उसको सब राज पर देते, खुश है, कहने हैं, कपड़े, घर बार है, सब कुछ है, क्या चाहिए। उसके अंतर में भी कुछ होता है, उसकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, शायद वो प्रेम चाहती है, हालांकि वो बिला जाता है शादी के बाद, वो प्यार वार तो खैर आप कहिए वो रच जाता, आप कुछ भी कहिए इसमें। पर मैं एक बार आपको सुनाना चाहती हूँ। पिताजी लेखक नहीं थे, उन्होंने ग्रामर की पुस्तकें लिखी थी काफ़ी, उनको ग्रेट ग्रामरियन भी बोलते थे। पर उन्होंने 2 कविताएं 3 कविताएं लिखी उनकी मृत्यु के बाद, मेरी माँ की मृत्यु के बाद, अंग्रेज़ी में लिखी, मैंने उनका अनुवाद किया है, ये बताने के लिए कि पुरुष समझता है मगर देर से। ये देखिए क्या लिखा, उनको पढ़कर सुनाती हूँ। नीले आकाश सी तुम्हारी आँखों में सहस्रों दीपों का आलोक, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान जैसे कई सूर्यों की जगमगाहट, सौंदर्य की अप्रतिम गरिमा से मंडित कोमल उदात तुम, ओ मेरी प्रिया तुम कहाँ हो। आगे लिखते हैं, मेरे मन के घावों पर फाहे रखती तुम्हारी स्निग्ध दृष्टि, तुम्हारे स्नेहिल आदेश और मीठी झिड़कें मेरी सोई आत्मा को जगाती थी। तुम्हारे आंसू जो तपी धरती पर वर्षा की पहली फुहार मेरे दर्द की टीसें सहलाती, जो कोई अदृश्य जादुई छुअन मेरे यौवन के अंतरंग साथी तुम कहाँ हो। तुमने मुझे चाहा आत्मीयता की अंतहीन सीमा तक, मेरी खुशियों में खिलखिलाई, मेरे दुख में रोई, मेरा हाथ थाम साथ चली, गर्दिश में घूमते मेरे सितारों को दिशा दिखाई। आज मैं अकेला हूँ, बहुत अकेला, आस्था और विश्वास से रिक्त धुंधली दिशाओं और अपरिचित रास्तों में। ओ मेरी प्रिया, मेरा विश्वास खो गया है। मेरी प्रार्थना है पहले प्यार की खातिर मुझे राह दिखाओ, मुझे मेरा विश्वास लौटा दो। ये तब उन्होंने कहा जब वो नहीं रही, तब जब वो माँ की मृत्यु के बाद छोटे बच्चों, हमसे भी छोटे थे, 7 साल की मैं थी, मेरी 9 साल की थी, छोटे भाई छोटे और छोटी थी बहन, तो छोटे बच्चों को लेकर वो आए, तब उन्हें लगा कि माँ औरत क्या होती है, माँ क्या होती है, उसकी क्या जगह है। हम बहुत रोते थे, बोलते थे हमें माँ चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। वो बेचारे रोते थे, उठते, आदत नहीं थी, पर कुछ अभाव जो होता है माँ का तब उन्हें महसूस हुआ। पर साथ ही ये भी लगा शायद, मैं नहीं जानती उनको क्षय रोग क्यों हुआ, हो सकता है स्वास्थ्य के कारण, बच्चे उन्होंने जल्दी 30 साल की उम्र में तो गुजर गई। ये भी कहा, या हो सकता कहीं उसके मन में कोई उदासी थी, गहरी उदासी जो वो बता नहीं पाती थी। बाहर से तो बड़ी, जैसे कहते हैं ना, आदर्श पत्नी होती है, बहरहाल। तो ये मैं ये कहना चाहती थी उस माँ को जो चुपचाप सो गई, अपनी सभी जो एक ज़िद थी, खामोश ज़िद कि मुझे नहीं जाना है घर, वो मेरा घर नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने मेरा मान नहीं रखा। अब बताइए, ये एक औरत जो बेपड़ी है आप कह सकते हैं, वो ऐसे ज़िद उम्र भर पाले,
अंत तक। तो मानिए कुछ तो उसमें था, उस महिला में कुछ तो था जो मैं मानती हूँ। एक ज़िद थी जो गलत किया तुमने, मैंने उसको माफ़ नहीं किया। ये बात मैं महसूस करती हूँ, शायद कहीं कुछ हम में भी वो बात आती हो। खैर, तो ये फिर दूसरा है, इसमें 3 महिलाएं हैं। दूसरा है मेरी छोटी बहन, उसमें लिखा है मैंने मेरी छुटकी बहन, उसका नाम शीला था। छोटी बहन थी, मुझसे 6 साल छोटी थी, और वो 18 साल की उम्र में एक हादसे का शिकार होकर गुजर गई। उसकी मृत्यु बहुत ही त्रासद थी। मैंने इनमें 3 हिस्से हैं इस पुस्तक के। सबसे छोटा हिस्सा यही है, मैं लिख नहीं पाई। देखिए, कुछ चीज़ें, अनुभव तो हमारे होते हैं बहुत सारे, सुख के, दुख के, हर तरह के, पर कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आप याद करते हैं, उसको स्मृतियों में भी वो आपको बहुत दंश देते हैं, वो बहुत छीलते हैं आपको। ऐसा ही था हमारी छोटी बहन का गुजरना। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, हंसमुख, हमेशा हंसती बोलती, हर काम करने को तैयार। मेरी बड़ी बहन बीच में, और वो छोटी थी हमसे। शादी हमारी बड़ी जल्दी हुई थी, तो ऐसे कुछ काम जैसे मायके में होते हैं छोड़ देते हैं। अरे ये स्वेटर इसको पूरा करना है, वो चीज़ करनी है, ये करनी है। कहती जाओ तुम लोग जाओ, मैं कर लूँगी। और हर चीज़ बहुत माहिर भी थी। 16 साल की उम्र में ही वो बहुत, कहते हैं ना, जिसको जाना होता है उसमें कुछ गुण आते हैं जो बहुत जल्दी आते हैं। बहुत मीठी मुस्कान, हमेशा सबको खुश रखने वाली। तो खैर थी, काफ़ी थी। अब उसमें ज़्यादा क्या बताऊँ, थोड़ा मैं पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर। हम क्यों याद करते, यादों के कैनवस पर क्या होता है। मैंने यही लिखा, हम यादों के इस कैनवस पर देखना चाहते हैं बर्फ़ की सफ़ेद परतों को नरमाई से छूते सूरज की नवेली किरणों का उजास। हमारे देखते देखते सूरज गायब हो जाता है। अंधेरे में बर्फ़ की मैली परतों से उठने लगता है तीखा दमघोट धुआं। हम देखना चाहते हैं टुकड़ा भर नीले आसमान पर छितरी कपास के ढेर के बीच लुका छिपी करता एक चुलबुला चेहरा, जिसकी बेकाबू रुझुन हंसी बालों के नन्हे गड्ढों में बैठ आबशारों में छलक जाती है। चश्मा शाही के हीरे ढुलाता आबशार। पलक झपकते, मेरी छोटी बहन के बारे में है। पलक झपकते आसमान काले बादलों से ढक जाता है। बिजली की कौंध के साथ आग की लपट उठने लगती है। रुनझुन हंसी एक लंबी आर्त चीख में तब्दील हो जाती है। अरे अभी तो ये 2 आबशार आंखों में नदी के दीयों की पांत झिलमिला रही थी कि जो उन्हें देखता रोशनी में नहाकर रोशन उठता। अचानक ये काली आंधी कहाँ से आई कि धूल धुएं के गुब्बार आंखों को अंधियाने लगे, और ये अंतर्वेदी पुकार। मैं घबराकर आंख कान बंद करती हूँ। नियति के आगे हथियार डाल जीवन मृत्यु के रहस्यों की दार्शनिक व्याख्याएं करने लगती हूँ, जैसे हम कहते हैं जाते से ध्रुव मृत्यु, मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च, कहते हैं ना। तो फिर जन्म लेगा, फिर जन्म मरने तो नियति का खेल है। नैनम छंदन शस्त्रानी, ऐसे करके हम अपने मन को बहलाते हैं। आत्मा को शस्त्र नहीं छेदता, जैसे आप जानते हैं ये सब। आत्मा को शस्त्र नहीं छेदता, आत्मा को आग नहीं जलाती। जब हम ये बात करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद ये सोचते थे, आग आग, मैं श्लोक पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उनकी मृत्यु आग से जलकर ही हुई थी। आग शब्द लपटें बनकर झुलसाने लगता है। फफोड़े पड़ी अधजली देह, बाहों से लटक आया झुलसा हुआ मांस, उंगलियों से रिश्ते हुए घाव। वही तस्वीर पिछले 40 अब तो 50 वर्षों से बार बार आंखों के आगे जिंदा हो उठती है और हमें पुकारता, मर्म को छीलता एक कातर स्वर, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज़। अनदेखी अनछुई आत्मा के आलोक में शीला की जली गली देह हमें मुक्त नहीं कर पाती। उस देह को बिना छिले कैसे याद किया जा सकता है? आकाश की ऊंचाइयों को बाहों में भरने की उम्र, उसे दार्शनिक विराग ओढ़ भूलना कैसे मुमकिन हो सकता है? देह के रूप में रिश्ते नाते उनसे जुड़े राग विराग आकार लेते हैं। देह जिसे हम संवारते हैं, बाहों में भर अंकुरते हैं,
और भीतर की ऊर्जा को अपनी सांसों के पोर पोर में महसूस करते हैं, उसे नकारना संभव नहीं होता। शीला की मौत को उसकी छटपटाती अधजली देह से अलग कर याद करना लाख कोशिशों के बाद भी मुमकिन नहीं हुआ। आत्मविश्वास से रची उस 18 वर्षीय माँ बनी युवा स्त्री का जाना रहस्य के काले पर्दों के बीच ढका रहा। हर मुश्किल को ठेंगे पर रखकर झालदार भवनों को पछाड़ने और शाह सवारों की मानिंद गिर गिर कर उठने का दमखम रखने वाली हमारी शीला को क्या हुआ, हम जान भी नहीं पाए। क्या उसने पुरुष वर्चस्व को कोई भयंकर चुनौती दी थी कि पति ने ही उसे मौत की नींद सुला दिया? हम कुछ भी जान नहीं पाए। सिर्फ एक आर्त पुकार हमारा पीछा करते रही। बर्फ से लदे चीर चिनार को चीरती सोगाम गांव के सफेद कब्रिस्तान में सिर रखती, प्लीज मेरा डेझरू, मेरा मंगलसूत्र बेच दो, मुझे अस्पताल ले चलो, प्लीज मुझे ताता के पास भेज दो। क्षमा करें, थोड़ा भाव को न इसको छोड़ देती हूँ। संक्षेप में बताती हूँ, कुछ चीज़ें बहुत कठिन होता है याद करना भी। खैर, मैं संक्षेप में इसको कहना चाहूँगी। खैर, वो 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी और 18 साल की उम्र में बच्चा भी हुआ था। 18 साल के अंत में ही वो गुजर गई। हुआ ये कि उस वक़्त हमने सोचा था ठीक है, खुश है, उसके पति इंजीनियर थे, तो गाँव में पोस्टिंग हो जाती। सोगाम गांव है उधर कश्मीर में एक, वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी और बड़े शौक से गई थी वो। हम लोग चिढ़ाते थे उसको, अरे गांव में जाएगी, क्या सजाएगी वहाँ, धुर गाँव क्या है वहाँ? कहते नहीं, तुम लोग बॉम्बे दिल्ली में रहो, मेरा तो वही घर है। बड़ा आत्मसम्मान भी था और अभिमान भी, मेरा पति है जो भी है, जैसा भी है। और मुझे याद है ज़रा, वो थोड़े पुराने किस्म के, पुराने फैशन के थे उनके पति। वो लाती थी उनके कपड़े, उनको दर्जी को देती थी, उसको काट छाँट करके ठीका कर देती थी। ठीक, उसको लगता था नहीं मेरे पति हैं तो उनका कुछ इमेज ख़राब ना हो जाए। एनीवे, जो भी था फिर 2 बातें उसकी मुझे याद आती हैं। 2 बातें, एक तो याद आता है शादी के बाद जैसे हुआ वो ठीक है, घर पर गई, बच्चा भी हुआ। जब वो प्रेग्नेंट थी उस वक़्त वो एक बार पहली बार वो बिना बुलाए मैके आ गई। नहीं तो हमारा तरीका होता था, बुलाते थे आ जाओ तो आते थे। अचानक द्वार पर हाजिर हो गई तो हम हैरान, ये कैसे आई? मैं कहा क्या बात है, ठीक हो? प्रेग्नेंट थी वो, 4-5 महीने थे उसके। उसने एक ही बात कही, शिकायतें नहीं की। मेरे पिताजी ने पूछा क्या हुआ, ऐसे क्यों आई? वो उनके गले लग गई और एक वाक्य कहा, ताता बोलते थे, ताता आपने तो मेरा सुख चाहा था, बस एक ही बात, आपने तो मेरा सुख चाहा था, फिर कुछ नहीं कहा। हुआ क्या था बाद में पता चला कि वो थक गई थी बेचारी, वो समय ही ऐसा होता, थकान। वो सास ससुर भी थे और पति तो थे ही साथ। वो थोड़ा घर में जो जैसे काम करना होता उसको भी करना पड़ता होगा, आदत नहीं थी तो क्या होता, ससुराल में तो करना ही पड़ता है। इतना भी धैर्य नहीं होता, पता नहीं बड़ों को भी, माँओं को भी क्या हो जाता है, वो क्यों भूल जाते हैं कि हम भी कभी माएँ बनी थी, हमारे भी ये तकलीफ़ें हमने भी सही हैं। पति को तो खैर क्या कहूँ, तो वो थोड़ा लेट गई थी बीच में, उसके हाथ सने थे, ऐसे ही साबुन वाबुन से लेट गई, उसकी कमर में दर्द रहता था, लेट गई थी। तो इस पर हाजी बड़ी नाराज़ हुई, अच्छा सो जाओ, कोई बात नहीं, आराम करो। वो माँ वो क्यों नहीं, औरत को समझ नहीं पाती। हम पुरुषों को दोष देते हैं पर औरतों को दोष नहीं देना चाहिए। वो क्यों भूल जाती हैं? ठीक है, बहू थी, बेटी नहीं थी, पर माँ तो वो भी बनी थी ना, उसने भी दुख सुख सहे, उसको भी पता है क्या होता, कौन सी स्थिति हो जाती है महिलाओं के इस समय। खैर, तो फिर अब पति को देखना चाहिए, उसको तो डिफेंड करना चाहिए था पत्नी को, वो भी कुछ नहीं बोला, चुप। उस वक़्त उसका अंदर का जो स्वाभिमान था वो जागा, ऐसे ही उठी, हाथ धो लिए, अपना छोटा सा बैग जो था, बक्सा जो भी था, उठा के आ गई और बस पकड़ ली। वो गांव में थी वहाँ भी, तो आ गई पिताजी के पास। तो पिताजी को एक ही बात कही, आपने तो मेरा सुख चाहा था। उसे तकलीफ़ इसलिए नहीं हुई, उसे तकलीफ़ हुई कि मेरा पति भी चुप रहा, कम से कम वो तो मुँह खोलता।
वो तो बोलता भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा रुक जाए फिर करेगी काम। ये घर घर की बातें होती हैं, पर कुछ महिलाएं इसको बहुत गंभीरता से लेती हैं। खैर इसमें उसकी सास तो इन्वॉल्व थी। सास से ज़्यादा मुझे पति लगता है, कम से कम उससे तो कहना चाहिए था, वो भी तो देख रहा था। ये चुप्पी ठीक नहीं है। ये चुप्पी मतलब है तुम परवाह नहीं करते। ये चुप्पी मतलब तुम उस पत्नी को प्यार नहीं करते जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बहरहाल तो ये तो बाद में तो पता चला ही, जब बच्चा हुआ 8 महीने का हुआ। 8 महीने का हुआ फिर उसका हमारे यहाँ एक संस्कार होता है, इसको शिशुर बोलते हैं हम। तो बच्चे का कुछ ऐसा होता, कहते इस पर ये ज़रूरी एक उत्सव जैसा होता हमारे यहाँ। कहते थे बच्चे को नज़र नहीं लगती वगैरह वगैरह, जो भी विश्वास होते हैं। एक तरह से लोगों को बुलाते हैं, बच्चे को दिखाते हैं वगैरह, शगन वगन भी वो देते हैं आपस में। एक समारोह जैसा होता है छोटा मोटा, वो था और गांव में ही था। तो उस वक़्त हमारे पिताजी, मैं तो जम्मू में थी उन दिनों, और मेरी बड़ी बहन थी वो शिमला में थी, वो भी अपने पति के साथ थी। तो हमारे पिताजी और माँ हमारी जो थी वो हरिद्वार गए थे ऐसे गंगा जी के दर्शन करने। घर में मेरे भाई थे और चाचा जी वगैरह तो थे ही थे। अब हुआ क्या, मैं जम्मू में थी, 26 जनवरी था। तो अचानक एक तार आया, मैं भी थी वहाँ, पिताजी के पास आई थी। शीला बर्न टू डेथ। अचानक जिसकी बातें हम कहते हैं 18 साल की लड़की, बच्चा पैदा हुआ, त्यौहार है, वो है, ये करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ उसको अचानक। उस वक्त माघ मास था, ऐसे कपड़े नहीं थे, उन्हें कहते ना जैसे नायलॉन वायलॉन टाइप के कपड़े आग पकड़ लेते हैं। लोगों ने सोचा शायद पता नहीं स्टोव में दूध गर्म करती होगी बच्चे के लिए, कुछ होगा, आग पकड़ ली होगी उसके कपड़े। वो तो सवाल ही नहीं उठता था, गर्म कपड़ों से लदे पदे कैसे आग लग गई और क्यों लग गई, ये तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता है कि उसने आत्महत्या की होती। जो पूरे यौवन से भरपूर थे और 8 महीने का बच्चा जिसकी गोद में है, प्राण होते हैं बच्चों, उसके भी थे। मुझे याद है बड़ा गदबदा बच्चा था उसका, छोटा सा, बड़ा हेल्दी। जाहिर है माँ जब हेल्दी तो बच्चे भी हेल्दी होते हैं। हमारे घर में एक नौकर था, वो कभी उसको उठाता था, कहता ओहो बहुत भारी है। एक बार उसने कहा भारी है, तो माँ छोटी हो या बड़ी हो, उसने कहा खबरदार दोबारा इसको हाथ लगाया। मुझे याद है वो वॉशरूम भी जाती थी, उसको गोद में लेकर जाती थी। और ऐसी माँ सुसाइड करेगी, ये तो संभव ही नहीं होता। क्या हुआ उसको, ये तो मैंने जैसे कहा, ये तो आज भी पता नहीं चला क्या हुआ। बाद में खैर काफ़ी कुछ हुआ, लंबा चौड़ा है, उसको जाऊँगी नहीं। हमारे पिताजी तो बहुत टूट गए थे, उनकी आंखों की रोशनी भी उसी दिन चली गई बहुत। देखिए कैसा एक मृत्यु होती, एक ऐसी मृत्यु होती जो ताउम्र अब भूल नहीं पाते। बहरहाल फिर पता चला क्या है वो, क्या हुआ। उसने वहाँ घर में तो भाई थे हमारे और चाचा जी थे, उनको कम से कम उनकी लाश तो दिखाते, वो भी नहीं दिखाई। तो जाहिर है ये तो मालूम पड़ जाता कि इसमें कुछ गड़बड़ था। लाश निपटा के बच्चे को गोद में लेकर घर आया और सब मैसेज भेजा भाई को, वो तो चली गई, वो गुजर गई। बताइए, ये होती है लड़की की एक कदर हमारे समाज में। कश्मीर में पहला मौका था जब कोई लड़की इस तरह से, मैं तो कहूँगी मारी गई, जलकर मर गई। तब तक ऐसा नहीं था। दुख सुख तो खैर होते थे, वो तो हमेशा से हो आते हैं। अब बताइए, एक ही प्रश्न मन में उठता है, चलो अगर हादसा भी था तब भी आप बुला सकते थे, भाई थे, चाचा थे, सब थे, और जब गुजर भी गई तब भी उसकी देह तो दिखा सकते थे, वो भी नहीं दिखाई। तो ये साफ जाहिर है, तो जो हुआ तो गलत ही हुआ था। बाद में वो आ गया, फिर रोने लगा, पिताजी के चरणों पर पड़ा, मेरा दोष नहीं है, वो नहीं, ये है वो, जो नौटंकियाँ करते हैं लोग बाद में, क्योंकि उनको जस्टिफाई करना होता है। बहुत कुछ हुआ, पर हम तो सब टूट गए बगैर। और छोटा बच्चा 8 महीने वो रोता था। जब मेरी एक बहन है, हमारी चाचा जी की लड़की है, तो उसको दूध पीता था माँ का, जाहिर है उसको गोद में लिया, उसको दूध पिलाना चाहा अपना। आज भी याद आता, सचमुच आप भी सोचेंगे तो आप भी आंखें भर आएंगी। उसको पहले तो गोद में आया, उसको लगा माँ है, गोद में आया, जब मुंह में दूध दिया उसको, पहले उसने एकदम से छोड़ दिया और ऐसे देखा, ऊपर देखा, कौन मुझे दूध पिला रही है।
इतना रोया वो, इतना रोया हू करके। 8 महीने का बच्चा, वो माँ को पहचानता था। वो भी अब बात याद आती है आज तो कलेजा चिर जाता है। ये होता है, ये सब लड़कों के साथ आज भी होता है। कितने युग हमने पार किए तब से, लेकिन कितना बदल गए हम। लड़कियों की किस्मत कितनी बदल गई। ठीक है, हवाई जहाज़ चलाते हैं, वो करते हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वो है, सब कुछ है। कितनी सुरक्षा है, कितना आज पति पत्नी में कितना आदर सम्मान है एक दूसरे के लिए। खैर, ये तो छोड़िए, बाद में जो हुआ सो। हमारे चाचा जी ज़रूर वहाँ गांव गए तो उन्होंने पता किया जिस घर में रहती थी क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो वहाँ पर एक लड़की थी, वो भी रहती थी वहाँ। वो बोली मैं नहीं कह सकती। तो उसने कहा क्यों नहीं कह सकती, तुम तो उसकी फ्रेंड थी, सहेली थी। नहीं, मेरे पति ने, वो सीधी थी थोड़ी, मेरे पति ने कहा अगर तुम कहोगी तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो इस शीला की हुई। तो ये तो साफ है, मुंह बंद कर दिया सबका। वहाँ जो मालकिन थे मकान के, मुस्लिम लेडी थी, वो बहुत रोई। वो कहीं बहुत अच्छी लड़की थी, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पता नहीं। घर में फंक्शन था, काफ़ी लोग थे, पीना पिलाना था, खाना पीना था, बाद में हमें पता नहीं क्या हुआ। किसी ने मुंह नहीं खोला। जाहिर है कोई कैसे मुंह खोलेगा ऐसी बातों में, पुलिस का डर रहता है, कई बातें रहती हैं। बहरहाल बाद में हमें ये, इसका यहाँ अंत कर रही हूँ मैं, बहुत बोलना तकलीफ़ देता है अपने को ही। खैर, वो पिताजी के पास माफ़ी मांगने गया। अब पिताजी बेचारे वैसे ही दुखे थे, तो उन्होंने तसल्ली दी। उसने कहा, बल्कि वो यही भी कहा उन्होंने कहा चलो वो गई, कोई बात नहीं, उसका इतना, जैसे बोलते दिलासा देते अपने को, इतना ही था लेना देना वगैरह वगैरह, तो तुम ठीक रहो, बच्चे को पालना है, और इसकी हम दूसरी माँ लाएंगे, मैं खुद चुनूंगा, ऐसा बोला पिताजी ने। बताइए, पिताजी भी हमारे जितने बड़े समाज सुधारक थे, पर मौत के आगे ना जब ज़ख्म लगते हैं तब पता नहीं आदमी कैसा हो जाता है। तो खैर, कुछ दिन बीते तो एक दिन अचानक हमारे एक रिश्तेदार पोस्ट मास्टर थे, वो आगे भागे हमारे पास। तो आपको पता है, हमने कहा क्या, कुछ रकम रखी होगी हमारे पिताजी ने बेटी के नाम। तो क्योंकि वो ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, कैश कुछ जो देना था देते थे। वो कहते, उसका नाम था जो भी था कॉल, वो मेरे पास आ गए। वो कहता है कि ये जो इसके नाम जो रकम रखी है वो मेरे नाम कर दो। अब बताइए, पत्नी तो गुजर गई, मतलब कर दिया उसको ख़त्म, किसी को बताया नहीं, लाश को निपटा दिया। उसके ऊपर तरस भी नहीं आया छोटे बच्चे का। उसके ऊपर तुम जो कुछ राशि थी वो बच्चे के नाम आनी है, उस पर भी तुम झपटा मारते हो। और बाद में खैर पिताजी को भी होश आया, उन्होंने एक बात की, उन्होंने, सभी ने कहा इनका कोर्ट केस होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रूफ यही था कि उसने लाश भी नहीं दिखाई, सबसे बड़ा प्रूफ यही था। तो खैर पिताजी ने कहा नहीं, अब मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। आज भी मुझे लगता है पिताजी को कुछ करना चाहिए था। बेटी नहीं आएगी वापस, पर और भी तो बेटियां हैं, उनके साथ भी तो हो सकता है ये, कोई लेसन तो मिलना चाहिए किसी को। बहरहाल ये जो हुआ, फिर आपको एक बात ज़रूर की पिताजी ने, बेटे को, वो बच्चे को अपने घर लाए, उसकी जो गार्डियनशिप दे दी, मेरे भाई को दे दी। उसको कहा मेरे बाद तुम इसको संभालना, इसको घर नहीं जाने देना, क्योंकि 2 महीने के बाद उसने दूसरी शादी की। देखिए हद क्या होती है। लड़कियां बहुत होती हैं, शायद माँ बाप भी चाहते हैं कि अरे चलो एक लड़की का बोझ उतर गया, शायद सोचते होंगे ऐसा। नहीं तो कौन देगा जिसको ऐसी इस हालत में पत्नी की मृत्यु हुई, कौन अपनी लड़की देगा उसे, पर देते हैं। तो खैर ये सब जो हुआ हो गया, वो बेचारी भी चली गई, जो भी, इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगी मैं, ये बहुत दुखद प्रसंग है। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, बेटा बड़ा हो गया, बुलबुल उसको बुलाते थे उसको, बड़ा हो गया, अब शादी हुई, इसके बच्चे हो गए, उसकी बेटी है, उसका नाम वितस्ता है, शीला की ग्रैंड डॉटर कही। तो उसका जो पिता है वो कहता है, कुलदीप नाम है उसका, वो कहता है ये बहुत ज़िद्दी लड़की है, उसकी आंखें बिल्कुल माँ जैसी हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है। मैंने कहा इसको ज़िद्दी होना है, अगर ये ज़िद्दी नहीं होगी तो वो ठीक नहीं होगा, तो शीला के उसका अधूरे स्वप्न थे वो अधूरे रह जाएंगे, उसको पूरा होना है, इसको करना है पूरा। तो खैर अभी वो खुश हैं, बेटियां भी बड़ी हो गई, संसार तो चलता है, कुछ रुकता नहीं। पर जब मुड़कर देखते हैं और ऐसी बातें
तो आपके ज़ख्म हरे हो जाते। मुझे एक ही तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने लिखा। तकलीफ़ ये थी कि हमने उसकी आखिरी पुकार भी नहीं सुनी, हमने कुछ नहीं सुना, हमें पता ही नहीं। हम उसको वैसे ही देखते जैसे वो हंसमुख चेहरा, हंसते खिलते जैसी लड़कियां होती हैं। हमें तकलीफ़ हुई, मुझे तकलीफ़ हुई ख़ास करके पिताजी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं ये भी सोचती हूँ अगर कोई लड़का होता तो क्या पिताजी कोई एक्शन लेते। मैं पिताजी को दोषी मानती भी हूँ, नहीं भी मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी बेटी न मिलती दूसरी बेटियों का ख्याल करना था, क्योंकि वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। तो कौन सी मिसाल रची उन्होंने? नहीं रची ना, ठीक नहीं रची। उन्होंने यही कहा कि अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे क्या मिलेगा, ये बात। अब जो है, जो उन्होंने लिया डिसीजन सो लिया। तो खैर, मेरा पावर मोड यहाँ कमज़ोर है, मुझे जल्दी बात ख़त्म करनी पड़ेगी। खैर, अब तीसरा जो है इसमें वो है मेरी सास जी, जो बड़ी दबंग औरत थी। ये दो जो अधूरी स्त्रियाँ थीं, पर इन्होंने भी अपनी इबारतें लिखी। जब वो लड़की गई, भाग कर आई, तो उसने कहा, ताता आपने मेरा सुख चाहा था। और मैं ये मानती हूँ कि ज़रूर उसने कुछ विरोध किया है, कुछ उसने ऐसी बात कही है जो उसके पति को अच्छी नहीं लगी। शायद उसी का नतीजा रहा कि उसको मौत दी गई होगी ज़रूर। मुझे लगता है ज़रूर उसने कुछ ऐसा कहा जो उसको पसंद नहीं आया, कि कुछ भी बोली पुरुष वर्चस्व, उसको तो पसंद नहीं है बीवी बात करे या कुछ उसके किसी भी गलती को दिखाए, भाई ये गलत है। बहरहाल, ये तो मैं यहाँ अधूरा छोड़ती हूँ और मैं अपनी सास जी की बात कहती हूँ। मेरी सास जी बड़ी दबंग महिला थी, उनको मैं कहती हूँ उसको विरल कथाकार। वो बड़ी पति का प्यार उनको मिला, बहुत ज़्यादा मिला, इसमें कोई। हमारे ससुर जी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, इतना कि बस घर में पहली बात हमारी सास जी की, आखिरी बात सास जी की। कोई उनके बेटे, 2 बेटे, मेरे पतिदेव भी हैं और और 2 बेटे हैं उनके देवर जी, कभी हिम्मत नहीं उनका विरोध करने की। वो अनुशासन जो होता, जो मुझे लगता, बल्कि उतना प्यार मिला, उतना ज़्यादा अधिकार मिले, वो ऑटोक्रेट हो गई। जो वो कहती थी बस यही होना है और नहीं कुछ हो सकता। अपने आप डिसीजन लेना, अच्छे डिसीजन लिए उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, विदुषी थी, पर उसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग थी उनका कैरेक्टर बड़ा उनकी कुछ बातें, जब नामवर जी ने इस किताब पर बात की तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी सास जी थी, जैसे उनके बारे में मैं चाहती थी वो थोड़ा बहुत मैं पढ़ूं, ऐसी थी वो विरल कथाकार हमारी। तो खैर, अगर मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, वो अच्छी लगेगा आपको सुनना। वो क्या करती थी, कहानियाँ बहुत सुनाती थी। कुछ तो अपने जीवन की जो कुछ घटा था वो उनको कहानियों में पिरो कर सुनाती थी। कुछ तो जैसे हमारी लोक कथाएँ वो भी सुनाती थी हमें, पर ज़्यादा आनंद आता था उन्हें अपनी कहानियाँ बनाने में। कैसे जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो क्या हुआ, अरे ऐसा हुआ, 6 महीने पेट में है, दाई का, उन वक्त भी पुराना ज़माना था, दाई कहती थी कुछ, दाई नहीं, नर्स कहती थी, डॉक्टर नर्स कहती है कि तुम्हारे पेट में है ही नहीं कुछ, ऐसे बोलती थी ना, बड़े मैं हैरान। अरे मैं तो, हमारे यहाँ दही रस्म होती है, जैसे बच्चा होने से पहले पता चल जाता सबको बच्चा होने वाला है। वो कहते, अरे मैं तो दही रस्म भी कर गई, वो कहते बच्चा है ही नहीं। तो फिर वो बड़ी ऐसे बड़े नक्शे से सुनाती थी वो कहानियाँ। फिर मैं गई दाई के पास, वो बड़ी पुरानी दाई थी, वो जानती थी कदम, जब लड़कियाँ चलती हैं तो वो समझती हैं ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, हो सकता है कुछ में ऐसी हो, ऐसा विजन हो। तो बोले, अरे मारो, खाक मारो उस दाई, उस पर, नर्स पर, डॉक्टर पर, अरे तुम्हारे यहाँ बेटा है, 8 महीने का बेटा है तुम्हारे पेट में, और था भी। बाद में हमारे पति साहब ने जन्म लिया, ठीक ठाक लिया, कमज़ोर होंगे शायद उस वक़्त, फिर बाद में अच्छे बने, ईश्वर की कृपा से मेरे सामने बैठे। तो खैर, तो वो कहती थी, देखो कुछ एबॉर्शन वगैरह भी होते हैं महिलाओं के, कहते थे देखो उसमें एक भी लड़की नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा थी उनकी, लड़कियों के प्रति बिल्कुल भी उनकी दया माया थी ही नहीं। मेरे पास 2 हीरे की मटकियाँ हैं, मेरे 2 बेटे। ठीक है, माँओं को गर्व तो होता ही है अपने बच्चों पर, हीरे की मटकियों पर भी होता है, पर मेरा जो एबॉर्शन हुआ वो भी लड़के ही थे, लड़कियाँ नहीं थी। पता नहीं क्यों, इतना क्या प्रॉब्लम थी उनकी, पर ठीक, मुझे उन्होंने खैर ठीक से ही रखा।
आप कह सकते हैं जितना प्यार वो कर सकती थी किया, सुविधाएं दी, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में शादी हुई थी। और पिताजी ने एक ज़रूर वादा लिया था उनसे कि इसकी पढ़ाई मत रोकना। 13-14 साल की उम्र में शादी हुई थी, मैट्रिक भी नहीं किया था, पर उन्हें इनकार नहीं किया कम से कम रोका नहीं मुझे। स्कूल जाती रही, कॉलेज जाती रही, मेरी पढ़ाई जारी रही। मेरे पति भी छोटे ही थे, वो भी अपनी पढ़ाई करते रहे, तो रोका नहीं। एक बड़ा एहसान मैं मानती उनको, नहीं तो रोक तो फिर झगड़े हो जाते, क्या होता पता नहीं। और मैं मानने वाली तो थी नहीं, मैं तो मानती नहीं, मैं तो जाना था, स्कूल भी जाना था, कॉलेज भी जाना था। बहरहाल तो ये सब तो था। मैं चाहती थी वो अंश आपको सुना, फिर मिल नहीं रहा मुझे। चलिए ठीक है, जो भी है। तो खैर मैं ये कहना चाहती हूँ अंत में, अच्छे जीवन तो उन्हें अपने ढंग से जिया, खूब ठसके से जिया, और घर में उनका साम्राज्य था, अच्छा था, अपने डिसीजन भी लेती थी, और बल्कि हमें अनुशासन में रहना था, उनके रहना पड़ता था। तो खैर हमारे देवर जी थोड़ा बहुत कभी बात कर भी थे विरोध, तो हमारे पति महोदय नहीं कहते थे, नहीं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें सहना चाहिए। तो खैर ठीक है, हमने भी जितना सुनना सहना चाहता सह लिया हमने भी। प्यार भी उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं। बल्कि मुझे याद है एक बात उनकी जो बहुत, अभी चल रहा है आपका, ख़त्म हो रहा है आपका टाइम ख़त्म हो रहा है आपका कि चल रहा है? अभी बात कर सकते हैं, थोड़ी बात कर सकते हैं? मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। चलिए इस बार कविताएं नहीं, अगली बार आपको कविताएं सुनाएंगे। मुझे लगता है मेरे इसमें थोड़ा समय है, पर अगर मैं कर सकती हूँ बात तो खैर। मैं माता जी जो हमारी थी, बाद में बड़ी उम्र से काफ़ी जी ली, वो 100 साल से ऊपर जी ली वो। तो एक सेकंड सुनती हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, आपके पास पर्याप्त समय है, खूब बोलिए। नहीं समय है, पर मेरा इसमें ये नहीं है, ऐसा थोड़ा ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। कविताएं अगली बार के लिए, कविताएं अगली बार के लिए, क्योंकि इसमें ये ख़त्म हो रहा है, ये नहीं है इसमें। तो खैर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बाद में वो काफ़ी लंबी उम्र जी ली, अच्छी रहीं, पर बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो बेड रिटर्न हो गई। तो अंत उनका घर में तो रख नहीं सकते, मेरे विदेश में गुजर गई वो, सैनिटरी उसमें गुजर गई। आप कह सकते ओल्ड होम तो नहीं कहेंगे उसको कहेंगे रिकवरी सेंटर में। उनकी टांग में फ्रैक्चर आया था। खैर वो गुजर गई, तो अकेलापन उन्होंने भी सहा उस वक़्त भी थोड़ा बहुत, क्योंकि घर से दूर, घर जा नहीं पाती थी। बच्चे जाते थे, मेरे देवर देवरानी वो देखने जाते थे, परवाह करते थे, केयर करते थे, पर अंत में उन्होंने भी थोड़ा बहुत दुख सुख तो सहा ही। बहरहाल फिर भी वो अपनी एक पूरी ज़िंदगी जी ली। और मुझे एक बात ज़रूर याद आती है उनकी, वो ये है कि जब मेरी बेटी होने वाली थी, ज़रा कभी कठिन होता है प्रसव, कुछ लोगों मेरा भी बहुत कठिन था कि वो जब जो रूम होता है प्रसव का, तो काफ़ी सुबह से शाम तक बैठी रही वहाँ, कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे याद है उस वक्त वो मैं भूल नहीं पाती। देखिए कुछ भी वो औरत होती है ना, उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के साथ रखा उस वक्त, जो मुझे बहुत पेन हो रहा था और मुझे बहुत तसल्ली थी। उस वक्त मुझे लगा, मेरी माँ बहुत छोटी उम्र में गुजर गई, मुझे लगा ये मेरी माँ है। उस वक्त मैंने कम से कम कुछ समय के लिए मैंने उनको अपनी माँ माना। तो प्यार भी उन्होंने दिया, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं दिया। बहरहाल उनको आज भी मैं सलाम करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं कविता आपको कैसे सुना सकती हूँ, इतना समय तो है नहीं। फिर चाहती कि मैं एक आध चीज़, एक छोटी मोटी कविता तो मैं आपको सुना, अगर ये मुझे इजाज़त दे, मोहल्ला दे, छोटी सी। मैं चाहती थी कुछ अच्छी कविताएं सुनाऊँ। चलिए एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। आप जानते हैं मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में विस्थापन सहा हमने, काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी भोगा है 30 साल से, पर वो ज़्यादा नहीं, तकलीफ़ नहीं दूँगी आपको। एक छोटी 2 कविताएं सुनाती हूँ। चुप्पी में बोलियाँ, ये विदेश में मैंने लिखी, वहाँ थी। चुप्पी में बोलियाँ, यहाँ कुछ खास नहीं है, न सुनने को न समझने को, दूर की आहटें हैं, चुप्पी में बोलियाँ हैं। एक नन्ही पिड़कुल भटकी बौराई, नीले विस्तार में चक्कर काट रही है, कूकती हवा और धुली टहनियों से बेखबर। मुझे उसमें झील के ऊपर पंख फड़फड़ाती वो मैना क्यों नज़र आती है,
जो छाती में घाव लिए, कुछ नहीं मैं ढूंढती है अपना छोटा बहुत कुछ। दूसरी सुनाती हूँ, ये भी थोड़ी इसी तरह की है। कोई वजह नहीं थी बाहर, क्योंकि जब आप घर से निष्कासित होते 30 साल तक लौटने की उम्मीद भी नहीं, तो कुछ चीज़ें होती जो गहरे धंसती हैं मन में। विस्थापन का दुख बहुत गहरा दुख होता है, चाहे आप कितने बंगले बनाएं। बहरहाल इसका शीर्षक कोई वजह नहीं थी बाहर। ज़रा सा तो छींटा था बादल ने कि जग हरिया गया। गूंजने लगा जल लहरियों का संगीत, दिशाओं में भीगा नाद। भला मन में क्यों भर गया आकाश भर अवसाद। कोई वजह नहीं थी बाहर, हरियल गंध से महक रही थी दिशाएं। कैसे अंतर में उतर आया आषाढ़ का मेघ, जानकर भी कि ले नहीं पाएगा मेरा संदेश उस नगरी में जो जल प्लावन में डूब गई है। हमारे लिए तो जल प्लावन में ही डूब गई थी। एक मैंने कुछ चुनी थी कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं आपके लिए, पर अच्छा सुनाती हूँ, शायद ये भी इजाज़त दे रहा थोड़ा बहुत। एक रिश्तों पर मैं एक कविता लिखी थी मैंने। जब हम कभी हम ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं जो न चाहते हुए भी हम करते हैं, क्यों करते हैं ये हमारे भीतर ही कोई ऐसी चीज़ है जो हमें बता सकती है इसका उत्तर। निपट अकेले। ये माँ अपने बेटे से कहती है, मैंने तुमसे ज़्यादती की और ख़ुद को माफ़ किया। माँ ही है ना। मैंने तुमसे ज़्यादती की और ख़ुद को माफ़ किया। थकी बुसी ज़िद के साथ थमा दिए तुम्हें पक्की उम्र के कमाए निचोड़। कोई जगह खाली नहीं थी तुम्हारे प्यार के घर में। तुम्हारे भीतर उफनते आवेग को दरकिनार कर भूल गई कि शब्दों की आंधी से आवेग थमते नहीं। कितना बेहुदा था बांधना हवा और पानी की तरह फूटते तुम्हारे प्यार के मुहाने को। मेरी सोच पढ़ नहीं पाई तुम्हारी आँखों की देहरी पर उझक आई। भीतर जमी अगाध पीढ़ा टूटते भरोसे मैं कोई फाहा न रख सकी। चाहकर भी कैसे बंध गए थे मेरे हाथ। धुंधला गया था आसमान समूची सृष्टि। छलकने को बेताब नजरें देखा तो भीतरी तहखाने में उगता कोई जख्म भर, जिसे मेरे सिवा कोई न देख पाएगा। तुमसे क्या कहती, तुम्हारे मर्म ने ही मुझे छेला था। एक चुप पसरी थी रिश्तों में और लील रहा था अकेलापन। बहुत दूर छिटक गए थे हम एक गोलार्ध के भीतर भी। गो की छू सकते थे हम एक दूसरे की नमी, मगर कहाँ। बीच में पसरे थे अहम के नाग, बड़े होने का संस्कारी दर्प जकड़ने, और हम अकेले पड़ गए हजारों अनकहे शब्दों के साथ। उमड़ आया था एक पानी का कतरा चुपचाप उस वीरान चुप्पी को तोड़। उसे घोंटते मैंने तुम्हें विदा दी थी तमाम बड़प्पन के साथ। गो की भीड़ भरे स्टेशन पर तुम मुझे बहुत अकेले लगे थे, अपने जैसे ही निपट अकेले। मैं ये जैसे आप कह सकते हैं मेरी व्यक्तिगत भी है। मेरा बेटा जब उसने लड़की पसंद की, मेरी बहू अमेरिका है, बहुत अच्छी लड़की है, तो जाहिर है पहले माएँ तो विरोध करेंगी थोड़ा बहुत। उन्हें लगता पता नहीं निभेगी न निभेगी, जो भी उनकी अपनी फ़िलासफ़ी होती है। तो खैर थोड़ा विरोध मैंने किया। तो उस वक़्त वो कैलिफोर्निया में था, हम देखने गए थे, तो उसने मुझे कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ। थोड़ा विरोध तो मैंने किया। तो ज़ाहिर है उसके भीतर कैसे, जब हम निकले वापस आए तो ज़ाहिर है उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था। उस वक्त मुझे लगा वो बहुत अकेला हो गया, या उसे लगा था मेरे माता पिता मेरी पसंद को हाँ का स्वीकार करेंगे, तो मैंने ना हाँ कहा ना कहा। तो थोड़ा मुझे बाद में लगा कितना दुख माँओं को भी होता है जब वो अपने बच्चे के मन को किसी तरह की ठेस पहुंचाते हैं। पहुंचाना नहीं चाहते पर पहुंचाते हैं कभी। तो मुझे लगता है कि हम भी बहुत गलतियां करते हैं। हम समझते हैं बहुत
आगे हैं, तो भी कहीं कुछ ऐसा होता है, जाने अनजाने हम गलतियाँ करते हैं। शायद इसीलिए हम अपने भीतर झांकते हैं और जानते हैं ये गलत है। शायद आगे सुधारने का मौका भी मिलता हो, या कम से कम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए एक लेसन तो है भैया, ऐसा मत करो कि खुद भी चलो और दूसरों को भी चलो। बहरहाल अब मुझे लगता है कि ये मुझे इजाज़त नहीं देता है मेरा मोबाइल। बड़ी आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसमें, नहीं तो मैं आईपैड पर आपको और भी कुछ सुनाती, पर मुझे लगता है फिर भी मैंने काफ़ी बातें की। पर ये ज़रूर है कि कोई प्रश्न अगर होगा भी तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाई। सभी अपने अपने मित्र यहाँ पर आए हैं। नीलिमा है, रविशंकर पांडे हैं, सरिता सिंह है, वाह, नीलिमा तिको हैं, जानकी वाहिया, कौन है वाही, तारावती मीना हैं, और हीरो वाधवानी हैं, और बहुत सारे हमारे मित्र हैं और पसंद काफ़ी लोगों, मीनाक्षी दुबे हैं, मीना बुद्धि राजा हैं, धीरेन पांडे हैं, सविता सिंह हैं, वाह सुंदर, सरिता सिंह भी हैं, संध्या हैं, काफ़ी लोग हैं, तारावती, उदय भानु पांडे जी हैं, शिवपाल दस्तावा जी हैं, सरिता सिंह हैं, तो सुधा अरोरा है। आत्मस्वीकृति तो है भाई, सुधा आत्मस्वीकृति है, खूब है या नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम मुड़ कर देखते हैं तो अपने आप को जानना चाहते हैं। मुझे लगता है अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए मैंने संस्मरण लिखे। मैं जानना चाहती कि स्त्री क्या होती है, उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब भी क्या वो विरोध करती है, और कभी कभी खामोश विरोध होता है, कभी सशक्त सक्रिय भी होता है। जैसे माँ का तो खामोश था, खामोश जिद थी, तो ठीक है, बाहर कोई उसको अपनी जान पर तो बनी, पर बाहर किसी को उसने मतलब विवाद नहीं किए, पर बेटी ने, बहन ने, बेचारी ने, उसने विरोध किया तो उसका अंत हुआ बहुत बुरी तरह से। पर निकली हमारी सास सीधा बंक, जो आज आप सशक्त स्त्री, आप स्त्री विमर्श की बात करते हैं ना, वो थी वो सशक्त स्त्री आज की, अपने निर्णय लेने वाली, अपने आप पर विश्वास, भरोसा। तो बहुत कुछ सीखा मैंने अपने सास जी से, इसमें कोई शक नहीं। खैर कमियां तो सभी में होती, मैं नहीं कहूँगी कोई आदर्श होता है, आदर्श कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के सुख दुख आ गए, जो भी आए उन्होंने वो झेल लिया अपनी छाती पर। बड़े संस्मरण सुनाती थी, कहानियाँ, लद्दाख कैसे गई मैं, क्या हुआ। हाँ, पति को भी वो बहुत, अपने पति तो बड़े अच्छे ही थे बेचारे, मानने वाले। एक बार उन्होंने एक गलती की थी, ये लद्दाख की बात है, आपको सुनाती हूँ रोचक है। लद्दाख में थी तो उधर बहुत, लद्दाख पुराने ज़माने की बात है, मेरे पति का जन्म हुआ था शायद, तब छोटे थे वो। तो वो कहते हैं एक बार वो गई, वहाँ पर भी सहेलियाँ अपनी कश्मीरी होंगी, उनके पास जाती थी। मेरे ससुर जी भी हेड मास्टर थे उन दिनों, तो वो गए, सोचा होगा वो जाते थे स्कूल, और ये जाती थी अपनी सखियों के साथ। तो एक बार वो कोई सखियों के साथ जल्दी आ गई घर, तो देखा शायद छुट्टी का दिन था, वो घर आ गए तो देखा घर में कोई घोंचे वाली बैठी है। तो वो हैरान, अरे का जो पति, जिसको गुमान था कि मैं ऐसी स्त्री हूँ कि मेरा पति किसी दूसरी औरत की तरफ देख भी नहीं सकता, देखना भी नहीं चाहता, तो ये चाहने का सवाल, उसको लेसन मिल गया। तो देखा कोई, जो ही वो अंदर घुसी तो घोंचे वाली अपना घोंचा समेट कर चली गई, और पति बेचारे पकड़े गए रंगे हाथों। तो उस वक़्त मुझे नहीं क्या कहा उन्होंने मुझे बताया नहीं, पर ये ज़रूर बताया कि मैंने 6 महीने उसे बात करनी छोड़ दी पति से, उसको अलग कमरे में बिठाया, खाना बनाती थी, नौकर के हाथ भेजती थी उसे। मैंने 6 महीने तक उसे बात नहीं की, मैंने उसे माफ़ नहीं किया। उसे लगा था मेरे होते ही उस घोंचे वाली को देखे, ये कैसे संभव है। तो उसको बड़ा आत्मगुमान था उसको कि नहीं, मेरा पति कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल पति तो पति होते हैं, पुरुष तो पुरुष ही होते हैं। हालांकि मेरे ससुर जी बहुत ही देवता समान थे वो, और पत्नी की पूजा करते थे, फिर भी गलती तो उनसे हो गई, और हमारी सास जी ने माफ़ नहीं किया। 6 महीने की नाक रगड़वा दी, और तब ठीक है, अब माफ़ कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर कभी मौका मिलेगा बात करेंगे। तब जो थोड़ी सी गड़बड़ शुरुआत में हो गई थी इसमें, मुझे ही थोड़ी समझ में नहीं आया किस तरह से क्या है, क्योंकि पहला आपका ये जो है ना, जिस पर मैंने बात की, जनसुलभ, तो पहला मेरा मौका है इस पर, तो इसलिए
थोड़ी बहुत उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझे नहीं लगा कि बहुत देर हुई थी क्या, थोड़ा 5-1 मिनट हो गया होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप आए, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अर्पण कुमार का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और फिर कभी मौका मिलेगा। अभी संपन्न कर रही हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार। नमस्कार। उस पीढ़ी की स्त्री कमाल है। थैंक यू, थैंक यू।